उसके बाद फिर अपनी ड्रीम कंपनी में पहले ही जॉब लग गई, इंडिया टुडे में। और वहाँ से मेरी एज अ जर्नलिस्ट मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। मैंने तब तक 4 किताबें लिख रखी थी और बस। थोड़ा सा जोत डाउन वेंचर के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए मैम, ये क्या है? थोड़ा अब हर घर में ऑथर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हर घर में ऑथर क्या है। मतलब क्या है, परछाई का मतलब क्या है, और ये घोस्ट राइटिंग से कैसे अलग है? थोड़ा हम्म। परछाई के बारे में बताइए तो हमें ये समझ में आ गया कि एक आम इंसान भी अपनी किताब लिख सकता है। लेकिन पहलू पे किताब लिखनी है, अपनी किताब का टाइटल सोच रखा है तो कमेंट करो। मेरे साथ में एक ऐसे मेहमान, एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ में है, अगर उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो वो अपनी स्टोरी के साथ आज इस वीडियो में हमें इस तरह से एक स्टोरी बताने वाले हैं जो लोगों की लाइफ की, जो रियल लाइफ की एक सच्ची स्टोरी होती है, कैसे उसको बाहर निकाल कर एक पेपर पर, किताब पर लेकर आनी है। तो लोगों की स्टोरी को वो रियल स्टोरी बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, तो वो पर्सन आज हमारे साथ में है। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर सारा दिल्ली से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर सारा के बारे में आज हम आगे बहुत सारी बात करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सारा का हम इस पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर सारा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में। नमस्कार। जी। तो सबसे पहले मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अभी डॉक्टर सारा आपको मैम पहली बार सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपके बारे में उनको बताना चाहूंगा जो मुझे अभी तक समझ है, जितना पता है। तो डॉक्टर सारा दिल्ली से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने एक ऑथर हैं। ये सिर्फ ऑथर ही नहीं बल्कि एक बुक कोच भी हैं। ये लोगों को कोच करते हैं किताब को लिखने में। जानेंगे हम किस तरह से वो सब होता है। डॉक्टर सारा एक इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी हैं। अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो 14+14 अवार्ड ये ले चुके हैं। और अभी तक डॉक्टर सारा ने 35+ गोस्ट राइटिंग्स की हैं, और 48+ लोगों की हेल्प की है, उनको गाइड किया है, एज ए ऑथर उनको उनको कोच किया है। तो डॉक्टर सारा, उनकी पर्सनल लाइफ में पहले वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, और अभी वो एक एक वेंचर, एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं जोत डाउन नाम से, जोत डाउन विद सारा। अ, इसके साथ अभी डॉक्टर सारा काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है आगे डॉक्टर सारा के बारे में जानने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले मैम, आपसे हम यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। थोड़ी सी आपकी स्टोरी को, थोड़ी सी आपकी जर्नी को, किस तरह से आप एक जर्नलिस्ट से एक कोचिंग इंडस्ट्री में आपका आना हुआ, थोड़ी सी आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। ओके, सो अगर हम सबसे पहले नमस्कार बर्दी और नमस्कार दर्शकों। और थैंक यू, आपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया मेरे को। और जो आपने पूछा क्वेश्चन की मेरी जर्नलिज्म की जर्नी और कोचिंग, फिर वहाँ से कोचिंग में कैसे आए और उसके बाद फिर अपना एक स्टार्टअप है। तो ये शुरू से ही था कि मीडिया में जाना है। और पढ़ाई भी वैसे ही की थी, मीडिया एंड जर्नलिज्म से मास कॉम किया था। उसके बाद फिर अपनी ड्रीम कंपनी में पहले ही जॉब लग गई, इंडिया टुडे में। और वहाँ से मेरी एज अ जर्नलिस्ट मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। फिर ऐसे आगे बढ़ती गई और 2018 में आई केम अक्रॉस एक एड मेरे को सामने दिखा लाइफ कोचिंग का। और शुरू से ही एक जुनून कह सकते हैं कि था कि लोगों की लाइफ को में कंट्रीब्यूट करना है। तो जब वो कोचिंग का ऐड दिखा, थोड़ा एक्सप्लोर किया और समझा। और बस वहाँ से
अपनी कोचिंग की, लाइफ कोचिंग की जर्नी स्टार्ट की और आईसीएफ सर्टिफिकेशन लिया और आगे बढ़ते बढ़ते खुद ही एक्सप्लोर किया कि मेरा जो निश है वो बुक राइटिंग में है ना, क्योंकि मैंने तब तक 4 किताबें लिख रखी थी और बस वहाँ से अपनी एक स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट हुई। वो अलग कहानी है और ऐसे करके मेरी जो जर्नी चल रही है वो है। ओके। तो मैम, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि एक स्टोरी टेलिंग ही आपकी रियल कॉलिंग है? ओके, तो स्टोरी टेलिंग की जब बात आती है ना बंटी, तो क्या है कि जब आप पहली बार स्टेज पे जाते हो, हम्म, और आप देख रहे हो कि सामने 100-200 लोग बैठे हुए हैं और कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वो एक लाइक ऐसे पेपर लेके बैठे हो लेट से, और उस पेपर में से लेक्चर सॉर्ट ऑफ जो भी आपने लिखा है वो आप पढ़ रहे हो, है ना। तो एक तरफ वो पर्सन है जो इस तरह से स्टेज पे गया वो और जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक पर्सन है जो अपनी कहानी या अपनी जर्नी के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया या कुछ पहलुओं पर इम्पैक्ट आया या कुछ पहलुओं ने उनकी लाइफ के उनको रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया। तो मैं अगर वहां पे हूं तो मैं तो जो जो कहानी बता रहे हैं मैं उनसे ज्यादा कनेक्ट करूंगी, राइट। सेम यही होता है, आप स्टेज पे जाइए, पेपर लेके पढ़िए, कोई नहीं सुनेगा आपको। आप जब कहानी के माध्यम से उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे तो ऑफ कोर्स चाहे जितने भी लोग खड़े भी होंगे वो बैठ भी जाएंगे वे और आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे, राइट। तो कुछ इसी तरह मेरे भी साथ हुआ था और तब मुझे समझ में आया कि कहानी आपकी अपनी जर्नी की कितनी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी जर्नी है जब आप वो लोगों के साथ शेयर करते हो, उससे जुड़ी लर्निंग्स शेयर करते हो, तब लोगों को वो ऑथेंटिसिटी दिख जाती है आपकी आंखों में और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो बस वहां से मुझे समझ में आया कि नहीं, स्टोरी टेलिंग इज लाइक माई कॉलिंग। और मुझे अपने अपनी तो मैं कहानी बता ही रही हूँ, अपनी जर्नी अपनी लर्निंग्स तो बता ही रही हूँ। क्यों ना मैं लोगों की भी लर्निंग्स को लोगों के दूसरे लोगों के सामने लेके आऊं, ताकि जो ऑलरेडी देखो दुनिया में बहुत नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे एक रिपल इफेक्ट भी क्रिएट हो और वो पॉजिटिविटी थोड़ी सी स्प्रेड हो। और जब लोग अपने अपनी कहानियां अपनी लर्निंग्स शेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स जो स्पेसिफिकली जो टीयर 2 टीयर 3 में बैठे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं आज भी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं लर्निंग्स होती हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते, है ना। वो आपकी किताब के माध्यम से या आपकी कहानी के माध्यम से आप तक पहुंच पाते हैं, आपसे किसी ना किसी तरह बात कर सकते हैं। तो बस कहानी इसी तरह मेरी कॉलिंग रही कि मैं स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में लोगों से ज्यादा बात कर सकूं। ओके। और किसी भी पर्सन की स्टोरी को रियलिटी में बदलने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल एक प्लेटफॉर्म का है, जिसकी बदौलत वो स्टोरी निकल कर नहीं आएगी। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, आपके जोत डाउन वेंचर्स, आपके स्टार्टअप के बारे में। ये किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है उनकी स्टोरी को रियलिटी में बदलने के लिए? तो थोड़ा सा जोत डाउन वेंचर के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए मैम, ये क्या है? ठीक है, तो जॉट डाउन से पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ कि 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो काम तो था मेरे पास, ऑलरेडी लिख रही थी और घोस्ट राइट कर रही थी लोगों की किताबें। बट उस दौरान मैंने 2 और किताबें अपने नाम पे लिख रखी थी। और
एक तो मैंने अमेजोन पे ही पब्लिश कर दी थी, और दूसरी जो चौथी किताब है उसको मैं उसके लिए पब्लिशर ढूंढने लगी थी कि पब्लिशर ढूंढते हैं, अच्छे पब्लिशर से इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ठीक। तो उस उस ढूंढने के दौरान एक पब्लिशर से बात हुई, एंड वो बहुत ही अच्छे, लाइक इंडिया में अच्छे लेवल पे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में है, बहुत सालों से हैं। तो जब उनसे बात हुई, तो बात करते करते उन्होंने कहा मैडम आप नहीं पे कर पाओगे। तो मैंने कहा अभी तो बात शुरू हुई क्या। मैंने मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने भाई, मैं क्योंकि बुक ऑलरेडी लिख चुकी थी, और इस इंडस्ट्री में थी, राइटिंग इंडस्ट्री में हूँ तब से, ऑलमोस्ट 17 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई कि आप नहीं पे कर पाओगे जितना मैं चार्ज करता हूँ। तो मैंने कहा फिर भी आप बताइए। तो फिर पता चला कि ही चार्जेस समवेयर अराउंड 1 लाख, 1.5 लाख, सिर्फ 50 कॉपीज प्रिंट और पब्लिश करने के। तो वो एक थोड़ा सा होता है ना कि बीइंग इन द राइटिंग इंडस्ट्री, आप उसी इंडस्ट्री में रहकर आप वो एक लूप होल आइडेंटिफाई कर लेते हो, पर आप कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। उस चीज को आप जानते हो पर आप उसका कुछ कर नहीं रहे हो। फिर क्योंकि मुझे अजीब लगा था, तो मैंने फिर बाकी कोचेस जो मेरे ही फेलो कोचेस रहे, उनसे बात की। मैंने कहा कि चलो बात करते हैं। ऐसे ही मैंने 10 लोगों से, 20 लोगों से बात की, एक एक करके सबसे बात की। तो पता चला, स्पेशली जिन्होंने किताब लिखी थी उसी दौरान और पब्लिशिंग में आए थे विद इन अ ईयर, ठीक, तो उनसे बात की मैंने। और उन्होंने फिर मुझे बताया कि दे वर नॉट हैप्पी, वो लोग खुश नहीं थे, जो भी जिस तरह से उनकी किताब पब्लिश हुई थी, जिस तरह से वो सोच रहे थे, उस उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। मैंने और क्वेश्चंस डिग डीप किए कि क्या और हो सकता था, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उनको क्या रिजल्ट मिला, क्या आउटकम वो अचीव करना चाह रहे थे। वो सारी चीज़ें मैंने पूछी, लिखी, नोट डाउन की। और उसके बाद फिर अपनी बुक का भी एक रेफरेंस लिया, सब चीज़, अपनी अपनी जो जर्नी थी पब्लिशिंग में अभी तक की, उसका भी रेफरेंस लिया। फिर वो जो लूप होल था, उस लूप होल को भरने के लिए, और जिन ऑथर्स से बात की थी, ऑथर एंड कोचेस से, समझ में आया कि कहीं ना कहीं उनको लिखने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, और उनको पता नहीं था कि कैसे लिखना है किताब को। तो मेरे को लगा मैं क्या कर रही हूँ इनके लिए, बीइंग इन द इंडस्ट्री, इतने साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में, और 4 किताबें लिख चुकी हूँ मैं। एज अ कोच कर क्या रही हूँ, मेरे को तो इम्पैक्ट क्रिएट करना था। इम्पैक्ट तो कैसे भी, आप अगर अच्छे मंशा से जाते हो, अच्छे सोच से जाते हो, तो आप कर सकते हो, राइट। सो वहां से फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो पूरा रिसर्च करते करते फाइनली अक्टूबर 2020 में मैंने जॉट डाउन लॉन्च किया। एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जॉट डाउन हैपेंड इन लॉकडाउन। तो ये है। और जॉट डाउन वेंचर्स अभी लोगों की हेल्प कर रहा है, स्पेसिफिकली कोचेस, एंटरप्रेन्योर्स, एंड हूसोएवर, जो भी किताब लिखना चाहते हैं या किताब को अपनी आवाज बनाना चाहते हैं, और किताब के माध्यम से अपने आप को एक अथॉरिटी पोजीशन करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं। आई एम हेल्पिंग ऑल दोज पीपल। ओके। तो इस तरह से जॉट डाउन लोगों की हेल्प कर रहा है। और मैम, मैंने देखा आपके इंस्टा के कंटेंट में, इंस्टा प्रोफाइल में देखा, आप एक मिशन को लेके चल रहे हैं, हर घर में ऑथर। हम्म। तो ये मिशन का आइडिया कैसे आया, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि हर घर में ऑथर क्या है ये और क्यों है। um,
हम जब जॉर्डडाउन का ही जब मैं रिसर्च कर रही थी, जब हम लाइक मैं, मेरे पार्टनर और मेरी जो बैकएंड पे टीम है, वो सब रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या, कैसे, कब, क्यों, ये सारी चीजों का हल निकाल रहे थे हम। तो मैंने जैसे बोला कि हमेशा एक लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन का एक मेरा एक पहला वो रहा है, लाइक सिद्धांत कह सकते हैं, वो रहा है। तो जब जॉट डाउन के बारे में सोच रही थी, तो मेरे को ये लगा कि क्यों ना हम हर घर में ऑथर एक मिशन के साथ निकलें। सिर्फ कंपनी खोलने के लिए मैं जॉट डाउन को नहीं लेके आना चाहती थी। जॉट डाउन के थ्रू बहुत बड़ा एक विजन देख लिया, और उसके साथ एक जो मेरा मिशन है, हर घर में ऑथर, उसको जोड़ा। अब हर घर में ऑथर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हर घर में ऑथर क्या है। हमारे भारत में लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं कम है, और जब आप टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 की तरफ जाते हैं, है ना, तो आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं लोग वो नहीं अचीव कर पाते जो जो उनको करना था। और लिटरेसी के मामले में भी उतना सक्षम अभी नहीं हुआ है हमारा भारत। तो विकसित हो रहा है, पर उस जगह पे अभी भी कम, कहीं पे गैप है ना। तो बस मोदी जी के इस बात को कि विकसित भारत बनाएंगे, और उस 24/7 काम कर रहे हैं उस बड़े विजन के लिए, 2047 के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक छोटा सा अपना एक स्टेप, एक ब्रिक जो बोलते हैं ना, ईंट रखूं। तो बस इस मिशन को मैंने आगे बढ़ा बढ़ा ही रही हूँ। और हर घर में ऑथर का मेन मकसद यही है कि जो लिटरेट एक तो लिटरेसी को प्रमोट करना हर घर में, और दूसरा अपने भारतीय लिटरेचर को प्रमोट करना। और वो किताब से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैम, एक परछाई मॉडल, थोड़ा सा इससे हमें इंट्रोड्यूस करवाइए। ये परछाई मॉडल क्या है, परछाई का मतलब क्या है, और ये घोस्ट राइटिंग से कैसे अलग है? थोड़ा हम्म। परछाई के बारे में बताइए। चलो बंटी, मैं आपसे पूछती हूँ, परछाई का मतलब आप क्या समझते हो? एक जो सिंपल सी एक सोच के जो हमारी परछाई होती है, एक वो परछाई। अब बिल्कुल। इसके बाद हम्म। आप बताइए कि कैसे ये परछाई आपके एक मॉडल के रूप में आपके लिए, हमारे सबके लिए इंट्रोड्यूस होकर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बंटी, जब आप बात कर रहे हो ना, जो आपका सेटअप है, जैसे भी है, मैं ये बताना चाहूंगी, जब आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी परछाई आपके उस शर्ट पे आ रही है ना। परछाई इज शैडो। ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉट डाउन वेंचर्स में हम एंटरप्रेन्योर्स और कोचेस की हेल्प करते हैं बुक लिखने में। अब एंटरप्रेन्योर्स और कोचेस, कंसल्टेंट्स, ट्रेनर्स, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना, किताब लिखने का। ये बिजनेस बढ़ाएंगे, और उसी पे उनका फोकस होता है। तो और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी पोजीशनिंग के लिए किताब चाहिए होती है। उन या फिर किसी भी वजह से कोई एक कारण होता है जिसकी वजह से उनको अपनी किताब लेके आनी है लोगों के सामने, अपनी कहानी लेके आनी है लोगों के सामने किताब के माध्यम से। बट वो कहीं ना कहीं बैक बेंच पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है, और उतने एफर्ट्स जितना वो सोच रहे हैं कि किताब लिखने में लगेगा, वो कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा देंगे। हम्म। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने परछाई सिस्टम निकाला, परछाई अथॉरिटी लॉन्च पैड सिस्टम। परछाई शैडो है, तो वहां पे मेरी और मैं और मेरी टीम दोनों, सभी मिलाकर हम परछाई का रोल करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। कि
दिन जैसे परछाई सूरज जब पड़ता है तो है, यानी कि जब तक जरूरत है आपको किताब की, जब तक आप किताब स्क्रैच से लेके एंड प्रोडक्ट तक नहीं लिख रहे, या आपकी किताब मार्केट में नहीं आ जाती, या फिर जो आउटकम आप सोच के चल रहे थे वो पहला स्टेप हम नहीं ले लेते, या उस डायरेक्शन में आपको मोड़ नहीं देते, तब तक हम आपकी परछाई बनकर आपके साथ काम करते हैं। तो मी एज अ बुक कोच, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ एज अ बुक कोच काम करती हूँ, और मेरी टीम जो है बैकएंड पे है, करीब 9-10 लोगों की टीम है। तो उनके साथ पूरा मेरा एक तालमेल है, क्लाइंट के साथ मैं एज अ बुक कोच बैठती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। तो ये पूरा का पूरा परछाई सिस्टम है। और परछाई की अपनी एक डेफिनेशन है जो जॉट डाउन में हम उसको लेके चलते हैं। पी इज फॉर पर्पस। तो पर्पस इज समथिंग दैट आई बिलीव इन। अगर हम हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी के पास भी एक पर्पस था कि राम काज करीबे को आतुर, है ना। तो राम का कार्य करने के लिए ही हनुमान जी का वो पर्पस उनको क्लियर था, राइट। ऐसे ही हमें पता है कि हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनका वो एक पर्पस से आते हैं, एक आउटकम से आते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो पर्पस उनका कंप्लीट हो। देन परछाई का ए इज उनकी ऑडियंस। ऑडियंस के लिए वो लिख रहे हैं, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छा बताने के लिए, है ना। कुछ नया हो सकता है सीखे हमारी ऑडियंस, पर हम उस ऑडियंस के लिए ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम्म। तो ऐसे ही बुक के माध्यम से वो जो लोग हैं, जो ऑथर्स हैं, ऑथर्स इन मेकिंग है, वो अपनी ऑडियंस से बात करते हैं। देन रिसर्च। रिसर्च इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जब किताब आती है ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत बोल जाते हैं पब्लिक में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपका बैकएंड टीम, बैकएंड सपोर्ट, बैकएंड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बोलना है वो तो पता होना चाहिए, और क्या नहीं बोलना है वो भी आपको पता होना चाहिए आपकी किताब के माध्यम से। कहीं आप कहीं गलत डेटा तो नहीं बता रहे हैं, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर्स, ऑफ कोर्स किताब में चैप्टर्स होते हैं, परछाई का सी। देन हुक। आजकल हुक की हम बात करते हैं, इंस्टाग्राम का भी आपने नाम लिया था, इंस्टाग्राम पे हुक बॉडी एंड देन सीटीए करके एक फॉर्मेट है ना रील का। तो हुक इम्पॉर्टेंट होता है आपकी किताब का। हुक हम नैरेटिव भी बोल सकते हैं कि हम पूरे क्लाइंट का पूरा नैरेटिव बनवा देते हैं। जैसे कि मैं आप ही का एग्जांपल लेती हूँ। बंटी, मान लो आपको किताब लिखनी है, तो आप किस चीज पे किताब लिखोगे? मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को कैसे बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप क्या अपनी किताब में बताना चाहते हो? मतलब जिसमें और हम स्पेसिफिक जाते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो ठीक है, ये ओवरऑल हो गया, है ना। और क्या बताना चाहते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में? क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें किसी भी फील्ड में उसमें एक सक्सेस तक पहुंचना है या अपने गोल्स को अचीव करना है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, अमीर और कामयाब बनना है, तो सबसे पहले हमें उस चीज के लिए काबिल बनना पड़ेगा। हमें उस गोल को पाने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले हमें उसके काबिल बनना पड़ेगा। उसके बाद हम वहां तक जा सकते हैं। और काबिल बनने के लिए हमें बहुत से अपने ऊपर काम करने पड़ेंगे, अपनी हैबिट्स के ऊपर। तो जैसे बहुत से काम अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो इस तरह से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा जिससे हम और बेहतर हो सके और अपने आप को काबिल बना सके अपनी उस सफलता को पाने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सी देयर यू गो। आपने बोला अभी तक आपने भी ये नहीं सोचा होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस तरह से आपने नहीं सोचा होगा। आज मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे के जाती हूँ ठीक है। तो आपने कहा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बात करें करनी है आपको अपनी किताब में, और लोगों को काबिल काबिल बनाना है, ताकि चाहे वो किसी चीज पे भी काम कर रहे हो।
चाहे वो हैबिट हो, गोल सेटिंग हो, अपना वेल्थ मैनेजमेंट हो, या फाइनेंस मैनेजमेंट हो, या टाइम मैनेजमेंट हो, वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, है ना। हम्म। तो जी अगर हम नैरेटिव की बात करें, आपकी किताब की नैरेटिव की, तो वो क्या काबिलियत होगी, यानी कि आप, यू एज एन ऑथर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, is enabling people to achieve गोल, सक्सेस, जो भी वो सोच रहे हैं। कैसे? उनको इनेबल करके, इनेबल क्या, काबिल बनाकर। तो काबिलियत, थोड़ा अभी इसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बट काबिलियत इज समथिंग, कैन बी योर नैरेटिव, जो आप आगे चलकर इसको एक मिशन, कि मेरे को इतने लोगों को इस पर्टिकुलर चीज के लिए काबिल बनाना है। है ना। ओके। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हुक का काम करता है, आपका जो नैरेटिव है। देन ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी इज परछाई का लास्ट, सेकंड लास्ट वर्ड, लेटर ए। अब ऑथेंटिसिटी क्या है कि अक्सर लोग कुछ कह रहे होते हैं, दिमाग में कुछ होता है, बैक एंड पे कुछ और चल रहा होता है। ऐसी ऐसी कुछ कहानियां, ऐसे कुछ फ्रेमवर्क्स मैं नहीं प्रमोट करती। एज अ कोच मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी बात आप सोच रहे हो, जो आपकी बैकएंड की जर्नी है, और जो आप बोल रहे हो, वो तीनों चीज अलाइंड होनी चाहिए। कहीं पे भी अगर कोई भी फर्क दिखा, तो वो आपके बोली में सामने वाला जो भी है वो पकड़ लेगा। हम्म। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स, जब हम ये सारी चीजें करके निकलते हैं अपनी किताब के थ्रू, एक पोजीशन बना के चलते हैं, एक ब्रांड पोजीशनिंग होती है, अपनी किताब के थ्रू हम वो कहानियां शेयर करते हैं, वो लर्निंग्स शेयर करते हैं, तो हम इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करते हैं, विच इज परछाई का आई। तो ये है परछाई। बहुत सही और बहुत अच्छा मॉडल है। काफी हेल्प करेगा लोगों की किताब को लिखने में। और मैम, बीच में आपने हनुमान जी का नाम लिया, तो अभी बजरंगबली जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप हनुमान जी को अपना गाइड मानती हैं, तो उनका क्या रोल होता है आपकी इस राइटिंग जर्नी में? तो हनुमान जी को आपने गाइड माना, पीछे तो थोड़ा बैठे सा। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी का जो रोल है मेरी लाइफ में, वो सबसे पहले एज अ गुरु आया है। गुरु मतलब कि जो अंधकार को हटाने वाले को ही गुरु कहते हैं, है ना। और नाउ अभी की बात बोलूं, तो अभी तो हनुमान जी इज लाइक गुरु भी हैं और दोस्त भी हैं, तो मैं उनसे एज अ दोस्त भी बात करती हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब काम करते करते मैं थोड़ा सा बात करना होता है ना, कि दोस्त को कुछ बताना होता है, तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ कि देखो यार, ऐसे ऐसे हो गया, अब बताओ क्या करूं। और जब गाइडेंस चाहिए होती है, तो फिर प्रॉपर बैठती हूँ उनसे, फिर तो भी बातें करती हूँ कि हनुमान जी देखो, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करूं बताओ आप। एंड ही गाइड्स। क्योंकि मेरा मानना है, और ऐसा है, अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे हनुमान जी को जानने की जर्नी में, तो वो यहाँ अंदर ही बैठे हैं, हमारे अंदर हैं। ही इज द इनर गुरु, और जो कि हमें गाइड कर रहे हैं आगे ले जाने में। इसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि कैसे मैं हनुमान जी को देख रही हूँ, हम कौन है, और हमारा पर्पस आगे ले जाने का क्या है। सो इट्स लाइक कि आपको पता ही होगा कि जब सीता जी राम जी से अलग हुई थी, जब सीता जी
लंका पहुंच गई थी, रावण ने हरण किया था उनका। तो वो कॉन्टिन्यूअसली राम नाम जप रही थी, उनको पता था कि उन वो राम जी से मिलेंगी। कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो कुछ नहीं पता था, बट उनको ये पता था कि वो राम जी से मिलेंगी। और उन दोनों को मिलवाने वाला कौन कौन थे? हनुमान हाँ जी जी। है ना। तो ऐसा ही कुछ हमारे अंदर भी हो रहा है। कंसिडर यू चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं है ना। तो आपकी सोल एक सीता है। आपका पर्पस जो है वो है राम जी से मिलने का, उस परमात्मा से। इस आत्मा को उस परमात्मा तक मिलाने वाले हनुमान जी हैं। तो ये आत्मा जो है वो हमारी सोल या सीता कह सकते हैं, और वो परमात्मा जो है वो श्री राम कह लीजिए, है ना, या परमात्मा कह लीजिए, या आपका जो सोल पर्पस है जहां आपको जाना ही है ना। वो बोलते हैं ना, वैकुंठ द्वार जाना ही जाना है। तो वहां तक जाने की जो जर्नी है, जो रास्ता दिखा रहे हैं, वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कहाँ से दिखा रहे हैं रास्ता? वो यहीं पे बैठ के दिखा रहे हैं, और कहीं नहीं है। जहाँ पे जब आप बोलते हो ना हार्ट चक्रा की बात कर रहे हैं, तो इसी हार्ट में ही है हनुमान जी। यहीं पर बैठ के आपको वो गाइड कर रहे हैं। कभी कभी लगता है ना कि कुछ अंदर से आवाज आ रही है कि ये नहीं करना चाहिए या ये वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो कौन है? वो आपके इनर गुरु है। हम उसको इंट्यूशन बोल दें, कहीं पे हम जा रहे हैं उसको हम कॉन्फिडेंस बोल दें कि हम इस तरह से बात करेंगे, आज तो बड़े अच्छे से बात हुई। सब क्या है? हनुमान जी तो है। हनुमान जी को ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बस यही रोल हनुमान जी प्ले करते हैं मेरी लाइफ में भी। और मैं जो भी वो बता रहे मैं कर रही हूँ। तो मैंने देखा आप तो कहीं हनुमान जी को इम्प्रेस करने के लिए आप एक मुद्गर प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने देखा। तो कहीं वो भी इसी से रिलेट करता है? इम्प्रेस नहीं कहेंगे, वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है ना। तो देखो, हर कोई अपने तरीके से हनुमान जी को आ, मान सकता है। हो सकता है आप भाई मानो, हो सकता है कोई अपने फादर के रूप में देखे, हो सकता है कोई अपनी मदर के रूप में देखे। ठीक। तो दोस्त को क्या इम्प्रेस करना? है जो ना। ऑलरेडी अपने जो और ऑलरेडी गैरों अपना गैरों बना को हुआ है। इम्प्रेस किया जाता है, अपने अपने परिवार वालों को क्या इम्प्रेस करना, है ना। तो वो है। और मुद्गर प्रैक्टिस मैंने मुद्गर देखा आप। प्रैक्टिस, हाँ। मुद्गर देखो, वो तो हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली है। अब जब भारतीय कल्चर की बात आ रही है ना, तो मैं चाहूंगी, मैं पर्सनली जो बिलीव करती हूँ कि भारतीय कल्चर को हमें आगे ले जाना चाहिए। जो योग का योगा बना हुआ है उसको वापस योग बनाना है। ठीक। तो बस मुद्गर प्रैक्टिस भी उसी लेवल पे है कि अपने भारत के जो टूल्स हैं उनको क्यों ना यूटिलाइज करे, है ना। तो बस जी। मुद्गर प्रैक्टिस जैसे ही देखा कि लोग मुद्गर चलाना सिखा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ये करना है। तो बस। और मुझे मैम ऐसा सारा मैम मैंने देखा आपका, मैं कंटेंट देख रहा था तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल वाली साइड में आपका थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मुझे लग रहा है। तो इसी से मिलता जुलता एक मैंने सवाल भी नोट किया है। क्या आपकी राइटिंग का कोई स्पिरिचुअल या रिचुअलिस्टिक प्रोसेस होता है? हम्म। एज सच देखो, कोई रिचुअल नहीं है। और स्पिरिचुअल की बात है, तो अगर हम उसको रिचुअल्स में बांध देंगे ना, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं रह जाएगी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को एक सीकर की तरह ही हमें देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और दूसरा, मेरे राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो, मैं बोलूंगी कि जो मेरी वैल्यूज हैं, जो मेरी बेस जो मेरी वैल्यूज हैं, जो मेरी बेस लाइंस हैं,
बेसलाइन जो आपके प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं जिसपे आपका पूरा वैल्यू सिस्टम बेस होता है ना। हमें कोचिंग, लाइफ कोचिंग में सिखाया जाता है कि आपकी बेसलाइंस होती हैं। मेरी अव्वल नंबर, पहली नंबर की जो बेसलाइन है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को अगर आपने मेरी छेड़ दिया तो मतलब आर या पार वाला सिचुएशन। आर या पार एज इन या तो मैं आपसे बात करूंगी या बिल्कुल नहीं, कट ऑफ कर दूंगी। सेम इज विद जैसे मैं काम करती हूँ वो भी मेरे ही बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहा है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो आपके काम में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ये बात। दूसरी बात कि मैंने जैसे पहले भी आपको बोला कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ऑलरेडी इस दुनिया में, है ना। तो जॉट डाउन का एक सिद्धांत है और मेरा अपना भी एक सिद्धांत है कि हम क्लाइंट को कहीं, कभी कभी होता है कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे को अप, अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करना है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे ही साथ ये सब चीज हुआ है। ठीक। कभी कभी कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे को ऐसी कहानी चाहिए। मैं मना कर देती हूँ क्योंकि मेरे को वो चीज चाहिए ही नहीं कि मैं ऑलरेडी इतने एक अलग दुनिया में लेके जाऊं दूसरों को, जो कि आए हैं हो सकता है कुछ सीखने के लिए। मैं उनको रोना धोना दूं अपनी उनकी कहानी के थ्रू, क्योंकि मैं भी, मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोच, है ना। तो मैं बिल्कुल भी मना कर देती हूँ कि मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाऊंगी। आपकी कहानी इम्पैक्टफुल है, आई एडमायर दैट एंड आई थैंक यू कि आप उस जर्नी को आपने किया ताकि आप लोगों तक अपनी लर्निंग्स पहुंचा सकें। नाउ यू टेल मी, यू वांट योरसेल्फ टू पोर्ट्रे कि आप एक विक्टिम हो। इधर आप विक्टिम दिखा सकते हो अपने आप को या इधर एक एम्पावर्ड पर्सन दिखा सकते हो। चॉइस आपकी है। मैं ये वाला काम नहीं करूंगी, मैं आपको विक्टिम नहीं दिखाऊंगी। तो ये इसको इसको आप जोड़ सकते हो कि मेरे जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है या जिस यात्रा पे मैं चल रही हूँ उसमें भी मेरे को यही समझ में आया और गुरु ने मेरे सिखाया, मैं ये बोलूंगी, या ये मैसेज कहीं ना कहीं मुझे दिया कि पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, नेगेटिविटी बहुत है। तो पॉजिटिव इज, आई नो कि बहुत फैड वर्ड है हर जगह, पॉजिटिव पॉजिटिव स्पीकिंग, पॉजिटिव ये पॉजिटिव वो, बट उसका एक अपना रुतबा है इस पॉजिटिव वर्ड का, इस एक अपना वो है, रिस्पेक्टेबल वर्ड है। तो मैं उस रिस्पेक्टेबल वर्ड को रिस्पेक्ट देते हुए आगे लेके जा रही हूँ। अब बात आती है कि कोई रिचुअल फॉलो करती हूँ, ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कहीं अगर मंदिर जाने की बात हुई कि क्लाइंट कहते हैं कि मैम आपके साथ चल सकते हैं क्या वहाँ पर, और वहाँ से एक ब्लेसिंग लेके आते हैं साथ में और फिर उसके बाद करते हैं। तो मैं और मेरी टीम जाते हैं साथ में। देर इज अ प्रोसेस। हम लोग पहले पूरा सारी डिस्कशंस करने के बाद जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है या सेकंड ड्राफ्ट भी हम लेके गए हैं, जहाँ पे भी मान्यता है वहाँ पे हमने ब्लेसिंग्स ली हैं। ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं, हर जगह हैं, बट स्पेसिफिकली मंदिर जाके भी हमने ब्लेसिंग्स ले रखी हैं फॉर द बुक। तो या इसको रिचुअल, रिचुअल मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी क्योंकि इट डिपेंड्स। और हाँ, स्पिरिचुअल जो मेरा अपना सिद्धांत है, मेरे अपने बेस लाइंस हैं, वो किताब में दिखते हैं। इंटेग्रिटी दिखती है, ऑथेंटिसिटी दिखती है, इम्पैक्टफुल लैंग्वेज है जो कि लोगों को इंस्पायर करे, एक राह दिखाए। एज अ कोच मेरा जो काम है वो मैं अपने क्लाइंट्स के थ्रू करवाती हूँ बिल्कुल, और उनको क्लियरली बताती हूँ कि आपका ये आउटकम है अगर, तो हमें इस तरह से जाना चाहिए। तो ये है ओके। जर्नी पूरी।
ओके। और मैम, आईसीएफ सर्टिफाइड, तो आईसीएफ सर्टिफाइड कोच होने का राइटिंग से क्या कनेक्शन है? सो कोचिंग में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप अगर कोच हैं तो कोच जो है एक आपको रियलाइजेशंस करवाते हैं। रियलाइजेशंस एज इन कि कभी कभी होता है ना कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं, है ना। मेंटर क्या करेगा? मेंटर आपको गाइड कर देगा कि ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, इस पे चलो और आप जो भी अचीव करना चाहते हो कर लोगे। कोच क्या है? कोच आपको रियलाइज कराएगा कि भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, अभी कहाँ पर हो, कहाँ तुम्हें जाना है, कैसे करोगे, है ना। हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, 1 साल के अंदर फरारी खरीदनी है, पता चला अभी बैंक बैलेंस जीरो पे है। हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाते हैं, है ना। 2 साल के अंदर 10 घर चाहिए है ना। तो इस तरह के हमारे हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या टिकटॉक या फेसबुक कहीं ना किसी को ऐसे करते हुए देखा है। पर उसके पीछे की जर्नी हमें भी नहीं पता होती है, उसके पीछे के स्ट्रगल्स हमें भी नहीं पता होते हैं, है ना। उनका बैकग्राउंड हमें भी नहीं पता होता है। हम तो बस वो देख रहे होते हैं जो हमें दिख रहा है। हम्म। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि कोच का काम है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाना कि भाई तुम्हारी रियलिटी क्या है, बाय आस्किंग राइट। जब कोच आपसे सही क्वेश्चंस पूछता है, आपको रियलाइजेशंस होता है, आपकी वास्तविकता आपको पता चलती है, और फिर आपको एक सिस्टम पता चलता है कि हाँ, इस जगह से हमें इस जगह अगर जाना है तो ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अब इस बात को फॉलो करने का जो जिम्मेदारी है वो फिर आपके ऊपर आती है। तो ये कोचिंग में ये इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू आईसीएफ सर्टिफिकेशन, आईसीएफ जो है इंडिया की इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या सिस्टम बोल लो जो कोचेस को सर्टिफाई करती है। तो ये सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है टू मेक यू नो, मेक श्योर दैट यू आर अ कोच। ठीक। उसके बाद फिर राइटिंग में कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किताब लिखना और एज अ बुक कोच काम करना भले ही इंटर रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं अलग भी है। पहले मैं लोगों के साथ बैठती हूँ, जो ऑथर्स हैं उनके साथ बैठती हूँ, मेरे बुक नैरेटिव कोच बैठते हैं, उनका किताब का एज अ कोच हम लोग समझते हैं बाय आस्किंग राइटफुल क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले अभी कहा कि कोच का क्या काम है, तो हम बैठते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पूछते हैं एक्चुअली आपको अपनी बुक के साथ करना क्या है ना। क्योंकि अलग अलग तरह के ऑथर्स आते हैं, एस्पायरिंग ऑथर्स आते हैं। किसी को सिर्फ किताब लिखनी है क्योंकि उनका एक बचपन से सपना था, किसी को किताब इसलिए लिखनी होती है क्योंकि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, किसी को किताब इसलिए लिखनी होती है कि बस जो उनकी अपनी कम्युनिटी बनाई हुई कम्युनिटी है उन तक वो अपनी किताब को पहुंचा सके। और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिकली किताब इसलिए लिखते हैं ताकि वो कोलैबोरेशंस वगैरह में अच्छे उनको एक पोजीशनिंग मिल जाए। तो ये एक है हमारा, लाइक कोचिंग का जो जो शब्द है कोच, वो इस तरह से बुक राइटिंग और बुक कोचिंग में इम्पैक्टफुल रहता है। ओके। और मैम, आप खुद एक ऑथर हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी जो किताब आपकी जो लिखी हुई है उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि लोग आपकी किताब से क्या सीख सकते हैं। थोड़ा सा अपनी बुक्स के बारे में शेयर कीजिए। तो मेरी बुक्स जो हैं अभी तक 4 हैं लिखी हुई, 5वीं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है। अभी मैंने लॉन्च नहीं की है, पब्लिशिंग प्रोसेस में चल रही है।
तो वो भी लॉन्च होगी जल्दी, और शायद 6th भी बुक आ जाएगी, क्योंकि तब तब तक अभी चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। तो मेरी जो किताबें हैं वो सेल्फ हेल्प पे होती हैं, जिन्हें मैं अपने नाम से पब्लिश करती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ। वो सेल्फ हेल्प पे होती हैं, और अब की आने वाली भी किताबें ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि मैं कोच पहले हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जो जिस पर्पस के लिए काम कर रही हूँ, जो एक बड़ा विजन जो मैंने बताया मैं देख रही हूँ, वो सेल्फ वर्थ पे है। तो सेल्फ वर्थ पे लोग बहुत बात कर रहे हैं, शुरू कर दी है बात करना। मेरा मेरा एक मानना है कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, है ना, तब तक आप अपनी ही दुनिया से अलाइन नहीं हो सकते, है ना। माइंड कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, बॉडी कुछ कह रही है, क्योंकि आप फिट या अनफिट हो नहीं पता, और आपको जो करना है, या प्रकृति जो आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, वो कुछ और कह रही है। वो अलाइनमेंट जब बिगड़ जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो। और मैं आपका क्वेश्चन, मेरी जो एक चेष्टा है, चेष्टा इज राइट वर्ड और नॉट, आई हैव टू सी कि वो ऑफेंसिव ना हो, ठीक है। मेरा एक जो प्रयास है वो ये है कि लोग अपने आप को जाने। इसलिए मैं अपनी कहानी के थ्रू, कहानी के जरिए सेल्फ वर्थ पे बात करती हूँ, और जल्दी ही रीलॉन्च करने वाली हूँ अपनी सारी किताबें। जो पिछली हैं वो मैंने कहीं ना कहीं रोक रखी थी, और अभी आपको शायद अमेजोन वगैरह पे नहीं दिखेंगी, पर मैं रीलॉन्च करूंगी उनको एज इट इज। तो यस, देर आर नो चेंजेस, बस उसको रीलॉन्च करना है ताकि वो हर जगह अवेलेबल हो जाए। और सेल्फ वर्थ पे ही मैं बात करती हूँ, चाहे अपनी किताबों के थ्रू, चाहे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, तो इट इज एज इट तो इज। और कितनी ऐसी किताबें लिखने के बारे में आपने सोचा है? देखो, नंबर तो नहीं सोचा है, वेरी टू बी वेरी फ्रैंक, हनुमान जी गाइड करेंगे और मैं लिख दूंगी। और मैं, क्या हर कोई किताब लिख सकता है, या सिर्फ कोई आदमी है जो सिर्फ सक्सेसफुल हुआ है, बहुत नाम कमाया है, सिर्फ वही बस अपनी जिंदगी की कहानी लिख सकता है किताब के रूप में? या एक आम इंसान भी अपनी कहानी को किताब का रूप दे सकता um, बंटी, कोई भी इम्पोर्टेंट 5 5 इंसिडेंट आपको याद है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर कुछ 5 इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में है अभी? है? जी हम्म, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। तो क्या कोई भी जो कहता है कि अभी मेरी उम्र नहीं है आई किताब लिखने की, या फिर अभी टाइम नहीं आया किताब लिखने का, क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास कुछ 5 इंसिडेंट, इवन अगर 3 इंसिडेंट या एक इंसिडेंट भी है, जिससे आप ये शायद अनुमान लगा सकते हो, कंफर्म तो नहीं, मैं कहूंगी अनुमान लगा सकते हो, कि अगर मेरे, लेट्स से, दोस्त को पता चला कि मैं इस तरह सोच रहा हूं, तो क्या वो इम्पैक्टफुल होगा? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पता चला जो मेरे ही तरह है, या मेरे ही एनवायरनमेंट की तरह उसका भी एनवायरनमेंट है, अगर मैं इस अपनी कहानी को, अपनी जर्नी को, अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको एक किताब के माध्यम से शेयर करता हूँ, और वो उस तक पहुंच जाती है, हम्म, तो उस एक पर्सन का भी अगर कुछ आपसे सीखना, आपसे रिलेट करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो यस, किताब सबके लिए है। आप भी किताब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 60 साल का होना पड़ेगा तभी आप किताब लिखिए। ऐसा नहीं है कि जब आपके पास करीब 6 महीना होगा तभी आप किताब लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि
जब आप संन्यास लेने वाले हो तभी आप किताब लिखिए, है ना। किताब इज समथिंग दैट इज योर वॉइस, है ना। और यूट्यूब पे वीडियोस कहीं ना कहीं खो जाएंगी, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल हो जाएंगी, पर किताब आपकी बुक शेल्फ में जरूर रहेगी वो, ओके। और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। भले ही उसके पेजेस येलो हो जाएं, वो किताब आपके पास, आपके आपके घर में या आपके दोस्त के पास या उस ऐसे व्यक्ति के पास जरूर रहेगी जिसको उसकी जरूरत है, और वो किताब उस तक पहुंच ही जाएगी। तो अब ये निर्णय आप लोग का होता है कि आप अपने कहानी के माध्यम से लोगों तक, उस उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं जो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि ये दीदी या ये भैया, ये पर्सन मेरे को आके कुछ मेरी लाइफ के बारे में समझाएगा, बताएगा। हम्म। और ओके। एक एक और मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, जो लोग मानते हैं कि मेरी किताब तो इतनी मोटी ही होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है। किताब छोटी भी हो सकती है, छोटी एज इन पतली भी हो सकती है, 15,000 वर्ड्स, 20,000 वर्ड्स की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रंथ ही लिखना है तभी आप एक ऑथर बन पाएंगे। मैंने मैंने क्या कहा कि आप जब अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, अपने वर्ड्स, अपने शब्दों में, अपनी अपनी वॉइस में, हाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और वो डेवलपमेंट और बुक नैरेटिव इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, बट आपका, आपकी जो जर्नी, आपकी यात्रा, उसको सही तरीके से अगर आप शेयर करते हैं तो वो लोगों तक पहुंचेगी, और जिन लोगों को जरूरत है उन तक जरूर पहुंचती है। ओके। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक आम इंसान भी अपनी किताब लिख सकता है, लेकिन अभी वो समझ गया कि लिख सकता है। अभी इसका प्रोसेस पूरा क्या होने वाला है, ए से लेकर जेड तक, के किताब को लिखना कैसे है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे पब्लिश कराना पड़ेगा, क्या हम्म। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी आ जाती हैं, जैसे ISBN, कॉपीराइट, और हम्म। भी बहुत कुछ, हम्म। कितने पेजेस का होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो इन सब चीजों की अगर एक पर्सन एक गाइडेंस चाहता हो, तो आपके साथ वो किस तरह से कनेक्ट कर सकता है, थोड़ा सा ये बताइए। देखो, एक बेबी के पैदा होने से पहले ही माँ बाप उसके स्कूल को सर्च करना नहीं शुरू करते, है ना। कि किस स्कूल में नाम लिखवाना है वो तभी शुरू करते हैं जब वो बेबी आ जाता है और जब वो उसकी राइट एज होती है स्कूल में जाने की। ठीक, ऐसे ही कुछ किताब के साथ होता है। जब किताब आपके हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट बन के, लाइक लेट्स से कि आपने किताब लिख ली, हम्म, चाहे पन्नों में लिखी, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखी, और जब ये ऐसे इस तरह से किताब आपकी आ जाती है आपके हाथ में, फिर आप पब्लिशिंग के बारे में सोचते हो। एटलीस्ट थर्ड ड्राफ्ट आ जाए, है ना, पूरी किताब डेवलप हो जाए, तब आप पब्लिशिंग के बारे में सोचो समझो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट टाइम इम्पोर्टेंट है, पर उसके पहले आपका प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। यहाँ पे किताब है ही नहीं और लोग सोचते हैं कि मैं मार्केट ऐसे ऐसे कर लूंगी या कर लूंगा, मैं ऐसे अपनी बुक जो है बहुत बड़े लेवल पे पब्लिश करवाऊंगा या करवाऊंगी, 10,000 लोग तो मेरी बुक ऐसे यूं 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 करके खरीद लेंगे, है ना। वो नहीं होता। पहले तो किताब लिखनी होती है। हम्म। उसके बाद फिर जो प्रोसेस है वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। उसके लिए मैं हूं यहाँ पर, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक गाइड है ना। और मेरे से कनेक्ट करना सबसे आसान है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो, मेल कर दो, मैं हूँ हर जगह, है ना। तो jotdown.in@gmail.com, फिर मैं बता रही हूँ, मेरी अपनी पर्सनल जीमेल आईडी है, उस पे कनेक्ट कर सकते हो, उस पे लिख के भेज सकते हो मुझे कुछ, अगर कुछ गाइडेंस चाहिए। इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो।
जो बंटी मुझे शेयर कर देंगे आप लोगों को, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन का हैंडल। मैं अवेलेबल हूँ, फायदा उठाओ। एक कोच, एक मेंटर खुद कह रहा है कि मैं हूँ, पर आपको आने की जरूरत है। ओके। आई होप जो अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर वो किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो गाइडेंस चाहते हैं, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे। जो भी आपने सभी सोशल मीडिया के बारे में बताया, तो मैं भी डॉक्टर सारा के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जॉट डाउन का जो भी सारा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि इजीली वो विजिट कर सकें और आपसे कनेक्ट कर सकें। किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई सवाल या कुछ भी अगर वो जानना चाहे, तो वो आपसे समझ सके। तो अभी ये बहुत सारी बातें हो गई किताब को लेकर। तो सारा मैम, आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, इतना सारा काम भी कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका डेली का रूटीन क्या है? रूटीन बहुत सिंपल है। सुबह उठ जाती हूँ, अपने आप आँख खुल जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक थोड़ा लेट उठ रही थी, लेट काम करने की वजह से। बट थोड़ा सा रूटीन सेट किया है, सही किया है। सुबह उठ जाती हूँ अराउंड 6, 6:30, कभी कभी 5 बजे, 5 बजे भी उठ जाती हूँ। हनुमान जी तो अगर उठा जाते हैं, हाँ, हनुमान जी उठा हनुमान जाते जी हैं जब आपको? उठा दें तो बंटी ने कहा कि जब हनुमान जी उठा देते हैं तो कभी 5 बजे, कभी 6, 6:30, ऐसा स्केड्यूल्ड नहीं है उठना। कि देखो, स्केड्यूल और रूटीन में, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक। तो रोबोट नहीं हूं कि 6 बजे उठना है तो 6 ही बजे उठूंगी, नहीं। मैं अपने हिसाब से उठती हूँ सुबह में। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया, थोड़ा नाम जप किया, थोड़ा सा हनुमान जी को याद किया, और अपनी क्रिया की जो गुरुदेव से सीखी है। और उसके बाद फिर अपना सात्विक आहार लेती हूँ, बनाती हूँ खुद से, और सात्विक आहार लिया। उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। अगर अगर नाश्ता करने से पहले मीटिंग कोई रखी हुई है, कभी कभी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो सुबह सुबह ही मीटिंग रख पाते हैं, क्योंकि बाकी पूरा दिन उनका बिजी होता है। तो डिपेंड्स कि किस तरह से मीटिंग का स्केड्यूल है, वो किया। उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर ऑफिस आके प्रॉपर काम किया फोकस के साथ। बीच बीच में कभी बुक्स पढ़ ली, कभी कुछ कोई बुक पढ़ रही हूँ तो उसको प्रॉपर टाइम देती हूँ। तो वो है, किसी क्लाइंट का काम चल रहा है, उसको डेडलाइन पे कैसे लेके आना है, डेडलाइन से पहले कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें हैं। प्लस वीकली एक टीम मीटिंग चलती है, वो है। और डेली में बस यही रूटीन है कि फिर उसके बाद बीच में कुछ एक थोड़ा बहुत सात्विक, अगेन सात्विक आहार ही लेती हूँ। तो बीच में कुछ थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद फिर काम किया, और उसके बाद फिर अपना मूवी बहुत देखती हूँ मैं। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं मूवीज देख लेती हूँ। और नहीं तो फिर वापस डिनर करके 7, 6, 7, 8 जैसे भी टाइम हो, डिनर करके अपना फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट किया। कुछ भी एंटरटेनमेंट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लिया तो ये है, और उसके बाद फिर अपना सो जाती हूँ। तो ये है एक मेरा रूटीन, सीधा साधा और ओके। कहीं, हाँ, एंटरटेनमेंट और कहीं घूमने जाना है तो बिल्कुल जाती हूँ। आई लव ट्रैवलिंग। तो अभी धीरे धीरे करके भारत भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, भारत के अलग अलग जगहों पर जा रही हूँ। और यस, वो इंस्टाग्राम पे मेरे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो वो भी दिख जाता है। ओके। यस बंटी। और और मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई एक मैसेज देना हो, तो आपकी ओर से क्या वो मैसेज होगा? हाँ, मेरी तरफ से इतना ही मैसेज है कि
अगर कुछ एक्शन लेना है ना, तो वेट मत करो। ये मत सोचो कि मतलब आपको पता है ना, इनर गुरु आपको बता देते हैं कि ये चीज सही है और इस पे एक्शन लेना है आपको। फिर लगता है कि यार पता नहीं कैसे करेंगे, आगे की जिंदगी कैसे होने वाली है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बात कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सब हनुमान जी पे छोड़ दो। वो हैंडल कर लेंगे। आप तो बस एक्शन लो। ठीक। क्योंकि वो जो पावर है वो आपके यहीं पर है, आपके अंदर ही है। उस इंटेग्रिटी से, या जो भी आपकी बेसलाइन है, उसको कोई अगर डिस्टर्ब करता है तो वो मत होने दो। आपकी बेसलाइंस जो भी हैं, हम्म, उनको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। और उसको डिस्टर्ब मत होने दो, क्योंकि वो डिस्टर्ब होते ही आपका जो पीस है वो डिस्टर्ब होता है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद उन उन बेसलाइंस को खुश रखो, आप भी खुश रहोगे। और कभी भी एक्शन लेने से मत डरो, चाहे किताब ही क्यों ना लिखनी हो। पता नहीं बचपन से सपना था, या इवन बचपन में भी कुछ कहानियां थी जो शेयर करनी थी वो रह गई, या अभी कुछ हाल ही फिलहाल में कुछ आपके साथ ऐसा घटित हुआ जो आपको लगता है कि नहीं ये कभी मेरी किताब में आएगा, तो वो कभी का वेट मत करो, एक्शन लो और लिखना शुरू करो। नहीं, नहीं लिख सकते, आइडिया नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कनेक्ट कर लो। है ना? हम लोग हैं यहाँ पर, टीम है मेरी, ओके। मैं हूं यहाँ पर। तो आई एम देयर विद यू। और जो भी है, जो जिस भी डायरेक्शन में हो, जो लगता है कि कुछ डिसीजन में फंसे हुए हो, कहीं पर फंसे हुए हो, हनुमान जी का नाम लो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सारा, आपने इतनी सारी आज हमें बातें बताई, एक लिखने के ऊपर, किताब के ऊपर, और भी। तो मैं लास्ट में व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, अगर आप भी अपने उस खोए हुए लेखक को ढूंढना चाहते हो और उसको बाहर लेकर आना चाहते हो, तो आप डॉक्टर सारा, कोच सारा जी मैं कहूँगा, तो इनसे आप कोचिंग ले सकते हैं, इनसे आप मेंटरशिप ले सकते हैं, इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने उस लेखक को बाहर लेकर आओ, उसको रियल लाइफ में, रियलिटी में कन्वर्ट। अपना लिखा हुआ, आप अगर लगता है आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं किसी तरह से, तो आप लिखने के बारे में अगर और ज़्यादा सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, और सारी बातें क्लैरिटी पाना चाहते हो, तो डॉक्टर सारा हमारे साथ में हैं। तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इनके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी अपनी लाइफ की स्टोरी को एक रियल रियल लाइफ स्टोरी में, रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और लोगों को अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप उन सब के साथ शेयर करना, उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपके लिए ये वाकई में हेल्पफुल या यूजफुल होने वाली है, हमें अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताना, किसी तरह का किताब को लिखने को लेकर कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट करेंगे तो हम आने वाली वीडियोस में उन सभी सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका और डॉक्टर सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद बंटी मैम, को, धन्यवाद कि आपने पूरी वीडियो सुनी, देखी, समझी। और किस पहलू पे किताब लिखनी है, अपनी किताब का टाइटल सोच रखा है तो कमेंट करो। और बंटी को बिल्कुल फॉलो करो, अभी जाके फॉलो बटन नहीं दबाया है तो अभी जाके फॉलो करो। ओके। थैंक यू। थैंक यू।